जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। जिनका अच्छा नहीं गुजरा, कोई बात नहीं, आपका अगला दिन अच्छा गुजर जाएगा। ये मार्केट है, मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, ऐसा होता रहता है। और जब आप 49,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस लाज़मी है। मैं डेली आपको कहता हूँ 49,000 पे एक तो रिज़ल्ट आ रहे हैं रोज़, रिज़ल्ट बुरा आता है, मार्केट नीचे चली जाती है, रिज़ल्ट अच्छा आता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। आज अगर एंग्रो का रिजल्ट आ जाता, टाइम पे आ जाता और शेल का रिजल्ट अच्छा आ जाता, तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती। आज शेल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और एंग्रो का आया नहीं है। इसके अलावा फिलिप मॉरिस उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो रिजल्ट की बात हम बाद में करेंगे। पहले जरा चलते हैं और मार्केट की समरी पे नजर मारते हैं। अगर मार्केट की समरी में आज देखा जाए, तो आज मार्केट ने हमारे पास 420 पॉइंट लूज किए हैं और जो मार्केट का हाई था वो हमारे पास बिल्कुल 48,609 का था, 48,600 का था, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था। मार्केट सुबह से गिरना स्टार्ट हुई है और उसके बाद लगातार मार्केट गिरती गई है एक स्लोप में। मार्केट कहीं भी दरमियान में मार्केट ने स्टे नहीं किया, बल्कि मार्केट रेगुलरली गिरती गई है। और वॉल्यूम जो आज था ना, मैंने शुरू में कह दिया था, मैंने जब देखा है ना, हालत देखी है कि मार्केट गिर रही है, तो वॉल्यूम मुझे समझ लग गया था कि अब वॉल्यूम 100-110 मिलियन का वॉल्यूम होगा। इससे ज्यादा वॉल्यूम आज पड़ने नहीं वाला मार्केट में। और बात बिल्कुल वही हुई है। वॉल्यूम मार्केट में आज बिल्कुल डाउन था। वॉल्यूम आज कुछ भी नहीं था। 104 मिलियन का वॉल्यूम था मार्केट में। KSE 100 की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ खास नहीं था मार्केट में आज। अगर एक्टिव परफॉर्मर्स में देखा जाए, के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है आज। मैं आपको के इलेक्ट्रिक का मैंने आपको एक ऑलरेडी चीज बताई थी कि के इलेक्ट्रिक जाएगा 2.45 तक, और के इलेक्ट्रिक ने 245 को टच किया है। टच करने के बाद ये दोबारा वापस आ गया। वॉल्यूम 19 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अच्छा वॉल्यूम था इस पे। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कि 16-17 का टारगेट इनका है। 16-17 की तरफ शेयर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंपनी की जो हालात है ना, इतने अच्छे नहीं है, सेल्स इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी करंटली जुआ चल रहा है दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में। जो जुआ चला रहे हैं वो गेन करते जा रहे हैं। OGDC 98 पे आ गया, आज 3 रुपए डाउन किए हैं। 10 मिलियन का वॉल्यूम था आज। तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में इन 3 शेयर में ही था, बाकी किसी में वॉल्यूम इतना खास नहीं था। ठीक है, OGDC अगर नीचे आया तो अच्छी बात है, बाइंग लेवल बन गया है। कुछ भाई मुझे कह रहे थे कि मैंने 101 पे बाय किया हुआ है, कुछ कह रहे थे 106 पे बाय किया हुआ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जब शेयर हर 4 माह के अंदर तुम्हें 70-75 पे आता है, तुम तब क्यों नहीं बाय करते? तुम 70-75 पे बाय नहीं करते हो। तुम जब देखते हो कि अपर कैप लग रहा है, तुम तब बाय करना शुरू कर देते हो। PICT का भी यही हाल है, तुम लोग कहते हो अभी बाय कर लें। तो यार ऐसे तो तुम फंस जाओगे शेयर में, फिर देखते रह जाओगे, फिर तुम्हें 4-5 माह इनका वेट करना पड़ जाएगा, फिर तुम कहोगे कि शेयर में फंस गए। तो ऐसे ही लोग शेयर में फंसते हैं। 110-15 पे बाय कर लेंगे OGDC और फिर फंसे रहेंगे उस शेयर में, और फिर एवरेजिंग कर करके मर के 100 तक जाके कहीं पहुंचेंगे। तो यही बात है कि हमेशा सपोर्ट को देखा करें, मार्केट की सपोर्ट को भी देखें, KSE 100 की भी सपोर्ट को देखें, और अपने उस शेयर की भी सपोर्ट को देखा करें। दोनों चीजों को लाजमी देखना चाहिए। अभी करंटली मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास सपोर्ट वाले शेयर हैं, जैसे आज मैंने 2-3 शेयर सजेस्ट किए हैं उन्हें, अगर अगर सपोर्ट पे शेयर हैं तो फिर उसे रखें, कोई बात नहीं, होल्ड करें। लेकिन अदर जो शेयर हैं जो आपने अपनी मर्जी से बाय किए हुए हैं, आपने ये समझ के बाय किया था एज अ डे ट्रेडर के कल उसको अपर लाख लग जाएगा, तो अभी सूरत हाल थोड़ी सी खराब हो गई है डॉलर की। अभी मैं आपको न्यूज में जाके बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ लग जाएगी। WTL 1.20 पे आ गया, कोई कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने 1.15 का कहा था इसमें बाय करें। अच्छा वॉल्यूम है, 9 मिलियन का आज भी वॉल्यूम पड़ गया शेयर में। कल भी 20-25 मिलियन का वॉल्यूम था, कोई बात नहीं, इस शेयर में जरूर आप एंट्री लें। आपको 20-25 पैसे गेन जरूर देके जाएगा। इसका टारगेट आप 1.45 1.50 का टारगेट रखें, वहां तक ये शेयर आपको देके जाएगा। यार सी एनर्जी वाले, मैं अब उनको क्या कहूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी रिफाइनरी के बारे में कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही। रिफाइनरी के बारे में अच्छी न्यूज आएगी तो फिर सी एनर्जी की तरफ जाइएगा, फिर PRL की तरफ जाइएगा। अटक रिफाइनरी अब आपकी रिफाइनरी का कोई शेयर भी नहीं चला। देख लें, रिफाइनरी का आपका कोई शेयर चला हो तो मुझे बताइएगा। फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड, आज शेयर ने तकरीबन कोई 70-80 पैसे अप दिया हुआ था। लेकिन जब मार्केट ने हमारे पास डाउन लेना स्टार्ट किया है, ब्लड बाथ लिया है, तो फिर उसके बाद ये शेयर भी डाउन आ गया। तो यही होता है इफेक्ट, जब ब्लड बाथ होता है तो सारे शेयर नीचे चले आते हैं, कोई शक नहीं है। अब TPLP रेगुलरली हमारे पास ऊपर जा रहा था, लेकिन आज शेयर ने ऊपर जाना था 15-20 पैसे, ये भी थोड़ा सा डाउन हो गया हमारे पास। वॉल्यूम देख लें, इस पे 6 मिलियन का वॉल्यूम था, हालांकि इस पे वॉल्यूम 15 मिलियन का वॉल्यूम इस शेयर पे पड़ना चाहिए था। PPL की बात करें, PPL 72 पे आ गया है। PPL अगर आपको मिलता है 70 की रेंज में, 68 से 70 की रेंज में, तो इस लेवल पे बाइंग बन सकती है। इससे मजीद नीचे आएगा 65 से 60 के दरमियान, तो फिर एवरेजिंग कर लीजिएगा। अच्छा शेयर है। सिल्क वॉल्यूम अच्छा होता है, लेकिन सिल्क इतना ज्यादा गेन नहीं देता। सिल्क ने आज जो लो दिया था
वो दिया था मेरे ख्याल में 0.98 का लो दिया था, और हाई इसने दिया था 1.02 का। तो थोड़ा बहुत गेन आ जाता है इस शेयर में, लेकिन आप बाई कर सकते हैं 96 तक, 95 तक, 98 पे भी बाई कर सकते हैं डे ट्रेडर। अगर ज्यादा वॉल्यूम में बाई करते हैं तो 1.05 तक आप निकाल दिया करें। शेल की मैं बात करता चलूं, शेल की न्यूज आई है कि शेल ने आज कोई डिविडेंड नहीं दिया। ईपीएस तो इनकी इंक्रीज हुई है, अर्निंग पर शेयर, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं दिया। अब इतना तगड़ा शेयर आपको डिविडेंड नहीं देगा तो मार्केट ने नेगेटिव ही जाना है ना। इतना तगड़ा शेयर जो है, और एंग्रो का जिसका आज रिजल्ट आना था, उन्होंने अभी अनाउंस ही नहीं किया, उनका कल होगा। अब सुबह सवेरे अब 9 बजे बम फोड़ा जाएगा आप पे। तो अगर आज एंग्रो का आज डिविडेंड अनाउंस हो जाता 10 रुपए, तो अच्छा परफॉर्म कर जाता एंग्रो भी, आज मार्केट आज इतनी डाउन ना जाती। तो 2-3 शेयर ही होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी 2-3 शेयर थे मार्केट को चलाने वाले। के इलेक्ट्रिक था कल, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड था, और WTL था। आज भी यही शेयर हैं, आज ही इन्हीं शेयरों ने चलाया है, मजीद ऐसा कोई शेयर ऐड नहीं हुआ। कल भी OGDC पे वॉल्यूम था और PPL पे वॉल्यूम था, आज भी PPL पे वॉल्यूम है, और ऐसा कोई नया शेयर इनमें नहीं आया कि जिन पे बंदा कहे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। तो हालात अभी थोड़े टाइट होने वाले हैं, तो जरा एहतियात से चलिएगा। ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि किस सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया। अगर टॉप 10 सेक्टर्स की बात कीजिए तो हमारे पास पावर जनरेशन आज दोबारा चला है। पावर जनरेशन यार निषाद वाले चला रहे हैं अभी तक, निषाद वाले जब तक चला रहे हैं एंजॉय करें। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन चला है, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन चला है, उसके बाद कमर्शियल बैंक हमेशा की तरह परफॉर्म कर रहा है। मैं कमर्शियल बैंक के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। कमर्शियल बैंक अगर जो 30 से छोटे वाले शेयर है ना, वो 40-50 रुपए का या 1 रुपए का अगर डाउन देते हैं ना, 40-50 पैसे या 1 रुपए का डाउन देते हैं, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, बशर्ते कि आप किसी और शेयर में आप रिस्क ना लें। मैं यही चाहता हूं कि अगर आप बैंकिंग में लेंगे तो बैंकिंग ऐसा शेयर है जो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। कम से कम आप वेले नहीं बैठेंगे, फ्री होके नहीं बैठेंगे। तो बैंकिंग में मैं SMBL आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ। SMBL बेशक फंडामेंटली अच्छा हो ना हो, वो बात की सॉरी, टेक्निकली फंडामेंटली अच्छा हो कि ना हो, टेक्निकली वो शेयर परफॉर्म करता है, वो शेयर की रेंज है। डेली वो शेयर तकरीबन 5 से 10% के ऊपर नीचे जाता रहता है शेयर। तो SMBL की तरफ जाया करें यार, ऐसे शेयर पे जाया करें जो शेयर आपको गेंद दे डेली का। तो डे ट्रेडर तो SMBL की तरफ जाएं यार। मैं तो रोज ही सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कोई ना कोई शेयर, आप लोग एंट्री लें ना लें आपकी बात है। आज पावर सीमेंट को भी जरा देख लेंगे, ऑटोमोबाइल असेंबलर को देख लें। ऑटोमोबाइल असेंबलर आज थोड़ा बहुत चला है, लेकिन इनकी भी सूरत हाल थोड़ी काफी है। रिफाइनरी देख ले, रिफाइनरी अब इंशाल्लाह डाउन ही आएगी मजीद ऊपर की तरफ, मुझे नहीं लग रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ठीक है, बेहतर है। फर्टिलाइजर सेक्टर आज कुछ बेहतर चला है, फर्टिलाइजर ने आज पॉइंट निकाले हैं। आज फर्टिलाइजर सेक्टर ने जो पॉइंट निकाले हैं ना, अच्छा हुआ है, कुछ पॉइंट इन्होंने निकाले हैं। ये जो पॉइंट निकाले हैं इसी से हमें बेहतर फायदा होगा। टॉप 10 सिंबल्स की बात की जाए तो आज मार्केट में दोबारा कुछ नहीं है। मैं रोजाना आपको एक चीज बताता हूँ, ये शेल को देखें, वॉल्यूम कितना है 4 मिलियन। सिल्क पे वॉल्यूम कितना है 6 मिलियन। PPL पे वॉल्यूम कितना है 6 मिलियन। TPL पे वॉल्यूम कितना है 6 मिलियन। FFBL पे वॉल्यूम कितना है 7 मिलियन। सी एनर्जी पे वॉल्यूम कितना है 8 मिलियन। WTL पे वॉल्यूम कितना है 9 मिलियन। OGDC पे वॉल्यूम कितना है 10 मिलियन। DFML पे वॉल्यूम कितना है 14 मिलियन। और के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम कितना है 19 मिलियन। आपके ये 3-4 शेयर और आप उठा लें, ये वाले के इलेक्ट्रिक, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, OGDC और WTL, अगर ये आप उठा लें तो यही तो आपका वॉल्यूम पड़ रहा है अल्लाह के बंदे। ये 20 मिलियन ये पड़ गया, और 14 मिलियन ये पड़ गया, 35 ये हो गया, 35 और 10 45 हो गया, और 45 और 10 55। आपके 4 शेयर ने 55 मिलियन का वॉल्यूम डाल दिया है। बाकी आपके सारे शेयर टोटल मिला के 104 मिलियन का वॉल्यूम डाल रहे हैं यार अल्लाह के बंदो। KSE 100 की बात कर रहा हूँ। तो आपकी सिर्फ 4 शेयरों ने 55 मिलियन का वॉल्यूम डाल दिया, बाकी 96 कंपनी आपकी क्या कर रही है। तो सूरत हाल जो है थोड़ी टाइट होने वाली है, लोग मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सर्किट ब्रेकर पे नजर मार देते हैं। तो टेक्निकली मेरा कोई मूड नहीं है डिस्कस करने का, टेक्निकली अब जो होना था हो गया। अब जरा शेयर को नीचे आने दे, मार्केट नीचे आ नहीं रही। एक तो ये शेयर एक दिन रिपोर्ट अच्छी आ जाती है, एक दिन बुरी आ जाती है। ASHT अच्छा शेयर नहीं है, ऐसा कोई खास वॉल्यूम नहीं था। ATBA पे अच्छा वॉल्यूम था आज, अपर कैप लगा। और BWHL इस पे रेगुलरली लग रहा है जी अपर लाख, अच्छा शेयर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके बारे में न्यूज भी आ रही है। CSA भी अच्छा वॉल्यूम था, इस पे भी आज बेहतर वॉल्यूम था। दीवान फारूक लिमिटेड मोटर लिमिटेड का मैंने आपको बता दिया था, लोग 17 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हालात इनकी भी टाइट हैं, इतनी अच्छी सेल्स इनकी नहीं है। एक्साइड को देख लें, एक्साइड का भी आज अच्छा वॉल्यूम था, जब पर लाख था, कुछ बेहतर था वॉल्यूम, लेकिन 22-25 हजार कुछ वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन इसकी ना प्राइस थोड़ी आई है। और JOPP को देखें, इस पे भी वॉल्यूम बहुत लो था। PCL को देखें, वॉल्यूम कुछ बेहतर था। और रेडको को देख लें, आज अपर कैप लगा, ठीक है, वॉल्यूम कुछ बेहतर था। लोअर कैप में मेरे ख्याल में तो 1-2 शेयर होने चाहिए, कुछ खास नहीं होगा। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड आ गया जी। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड ने आज कुछ दिया कुछ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आज लग गया है। जरा देख भी लेते हैं AGTL को। और KHYT, ये खैबर वाले देख लें, खैबर वालों
खैबर वालों को भी आज कुछ नहीं मिला। SANSM इसका मुझे आइडिया नहीं है। AGTL और जरा खैबर को देख लेते हैं। AGTL को देख लें। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैंने कल भी एक बात आपसे डिस्कस की थी कि जब पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारी इकानमी इतनी वीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ज्यादा बिकेंगे। हमारी ज़राअत के ऊपर इतना टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने, ज़राअत आगे हमारी फर्टिलाइजर चल नहीं रही, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। शेयर ने आज 23 रुपए का डाउन दिया है, कल उम्मीद है दोबारा देगा। कल अगर दोबारा देता है तो अच्छी बात है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए कल गाजी को, अगर बाय करना है तो। बाइंग की रेंज देखिए, 6 मंथ की रेंज देखते हैं। 1 मंथ से जरा आइडिया नहीं होता इतना बेहतर। 6 मंथ को देखें, ये शेयर कहाँ पे गया था, 200 तकरीबन 50 पे, 250 के लेवल पे आपको ये शेयर मिलता है। मैं कहता हूँ बगैर सोचे समझे ये शेयर आपने बाय करके रख लेना, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ। और एक और आपको अभी जो शेयर आ रहा था मेरे जहन में, हाँ सी, फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस मैं आपको बता दूं, ये सिगरेट की कंपनी है, और सिगरेट के बारे में आपको इतना बता दूं कि आगे टैक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स हमारे पास इतने ज्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोग फिलिप मॉरिस की जो है ना ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, लेकिन इनकी जो सिगरेट की प्रोडक्शन है वो इनकी है मालब्रो। मालब्रो इनका बड़ा मशहूर सिगरेट है, बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन एक जो 200 की चीज थी उन्होंने 250 की करके फिर 500 की कर दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ, उनका कसूर नहीं है बेचारों का, गवर्नमेंट का कसूर है। वो क्या करें, 645 की रेंज है और ये शेयर 300-400 पे मूव कर रहा है। मार्केट 49,000-50,000 के करीब है और ये शेयर फिर भी आपको अपर की तरफ नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो वजह यही है, जब तक टैक्सेस नहीं हटेंगे, हमारी न्यू गवर्नमेंट नहीं आएगी, शेयर ऐसे ही परफॉर्म करेगा। ये शेयर देखे यहाँ पे 500-600 पे था, 500-550 पे ट्रेड कर रहा था और शेयर 380-90 पे पहुंच गया। इसका 3 ईयर का देखें, शेयर कहाँ पे था, 1700 पे शेयर था, शेयर कहाँ पे आके गिरा है बेचारा। शेयर की सेल्स हैं, ये बात नहीं है कि सेल्स हैं, सेल्स बहुत ज्यादा है। मसला क्या है कि टैक्सेस इतने ज्यादा हैं। जब टैक्सेस ही आप इतने ज्यादा लगा देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो टैक्सेस कम करने चाहिए ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हर तरफ से तो लूटी जा रही है आपको, और आप पाकिस्तानी, वही बात है कि आप ना बात कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक शेयर है जी, KHYT, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है अब मार्केट में डिस्कस करने को। खैबर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड जी, आज मेरे ख्याल में इनकी भी डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई होगी, मुझे इनका आइडिया नहीं है इतना, लेकिन इन्होंने भी शायद उम्मीद है कि कुछ नहीं दिया होगा तभी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन मुझे इनका नहीं आइडिया। लेकिन लोअर लाख में था, इसलिए मैंने कहा जरा ऐसे देख लेते हैं। बहरहाल इसकी हालत देखें, ये शेयर 833 पे था, अभी देख लेते हैं 1 मंथ में। ये शेयर 200 से चला है जी। अगर आप मार्च में देखें तो ये शेयर हमारे पास 100 पे था और ये शेयर 800 पे पहुंच गया है। तो शेयर ने कुछ ज्यादा ही गेन दिया हुआ है। तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा आज, टेक्निकली मैं बिल्कुल भी आज एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो जरा पहले न्यूज पे जाते हैं, न्यूज पे नजर मारते हैं। तो न्यूज के बाद, न्यूज से पहले मैं जरा आपको कुछ ना आज जो फंडामेंटल रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज जो रिजल्ट आए हैं फाइनेंशियल हमारे पास, शेल की बात करते हैं। शेल 135-40 पे भी शेयर गया था और आज इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, कुछ बोनस नहीं दिया, कुछ राइट शेयर नहीं दिया। अब शेल जैसी कंपनी अगर आपको डिविडेंड नहीं देगी तो आपके हालात क्या होंगे, आप खुद बताइए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शेल डिविडेंड देगी, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया। अब जब डिविडेंड नहीं देगी तो मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, ना मैं इस चीज को एनालाइज कर सकता हूँ, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी को पता होता है, एक्सपेक्टेड तो था, आप सब कह रहे थे एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा डिविडेंड। अब डिविडेंड नहीं दिया तो अब क्या कर सकते हैं। अब डिविडेंड नहीं दिया तो देख लें हालत, अब ये शेयर डाउन ही जाएगा और कहाँ की तरफ जाएगा। एक और शेयर है मेरे पास, वो भी देख लो, सुनहरी बैंक लिमिटेड। अब 8-9 रुपए का शेयर है। अब अगर बैंक्स भी आपको नहीं देंगे, दो तीन अब जो हैं निखट्टू हैं, जैसे समिट हो गया वो भी कोई नहीं देता, ठीक है, सिल्क बैंक हो गया वो भी कोई नहीं देते ऐसा डिविडेंड, और अब सुनहरी बैंक 9-10 रुपए का शेयर है वो भी डिविडेंड नहीं देगा, तो फिर हालात तो ऐसे ही होंगे ना यार। मार्केट ने डाउन ही जाना है। लोग जब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये डिविडेंड देगा, आज अगर ये डिविडेंड दे देता तो वॉल्यूम इस पे भी अच्छा खासा पड़ जाता। कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया, कोई बोनस शेयर नहीं दिया, कोई राइट शेयर नहीं दिया, तो हालात जो खुद टाइट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और शेयर दिखाता हूँ, पावर का। ये देखिए, पावर सेक्टर का शेयर था जी, अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने 4.70 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। छोटा सा तो शेयर है यार, 15-20 रुपए का शेयर है, उन्होंने 4.70 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो फिर यार कहाँ पे आप पहुंचे हुए हैं। जरा कुछ परफॉर्म, आप जब तक ये शेयर नहीं देंगी अच्छी कंपनियां तो ऐसे ही होगा। अब इस शेयर ने आज इतना अच्छा भला आपको डिविडेंड दे दिया 4.70 रुपए का, तो पावर सेक्टर तो चल ही रहा है वैसे भी, पर शेल वाले से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा अलगाजी ट्रैक्टर वालों को देख लें, उन्होंने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब मिलर ट्रैक्टर की बारी है, मिलर ट्रैक्टर को भी देख लेंगे, मिलर ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं। तो न्यूज की बेस पे मैं अब आपको जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ, वो 100% सच होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा
जो डॉलर है, डॉलर पहुंच गया है जी हमारे पास 294 रुपए पे, इंटरडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब 294 पे पहुंच गया, अब लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो चीज हमारे पास 190 पे थी वो 194 पे चली गई है। तो इस चीज का मकसद क्या है? जब एक सौ चीज 194 पे हमारे पास चली गई है, इस बात का मकसद और मीनिंग ये है कि लोग अब डॉलर की तरफ जा रहे हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, स्टॉक मार्केट से निकल गए हैं। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर लोग होते तो आपको आज 102 मिलियन का वॉल्यूम ना होता, आपको 200-250 मिलियन का वॉल्यूम होता। ये रेगुलर बेस पे वॉल्यूम देखे ना, जब मार्केट चढ़ रही थी कितना वॉल्यूम था आपको 200-250-300 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा था, और अब लगातार वॉल्यूम गिर रहा है, क्योंकि लोगों के अब जो सेंटीमेंट्स हैं, लोग समझ गए, अब लोग समझ रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। अब जिन्होंने फायदा उठाना था वो उठा चुके हैं, अब लोग मार्केट में घुसना नहीं चाह रहे। जो सीधी बात है, लोग अब एक शेयर के अलावा लोग शेयर की तरफ पीछे नहीं पड़े हुए, लोग अब शेयर से हटके लोग मार्केट की सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। लोग अब कहते हैं कि मार्केट अब 46,000 पे आए, 47,000 पे, 48,000 पे है, फिर देखेंगे बाइंग करनी है कि नहीं। तो लोग बाइंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जो डॉलर की प्राइस बढ़नी है, इसका मकसद आपको सही समझ आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्लियर है, लोग अब सिर्फ और सिर्फ डॉलर की तरफ जा रहे हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि आज टेक्निकल से ज्यादा न्यूज पे है, सारी न्यूज पे बेस बनी हुई है। इधर से इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोलियम की इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, लाजिमी बात है डिमांड कम होगी, आगे लोग गाड़ियां नहीं ले रहे। आगे बेचारी आप ये कंपनी देख लें, कितनी अच्छी कंपनी है हमारे पास, इंडस मोटर कंपनी, वो बेचारी जलील हुई पड़ी है आपके पास। उनकी गाड़ियां भी अच्छी हैं, हर चीज उनकी फैसिलिटी है, वो बेचारे का शेयर 985 900 से 1000 के दरमियान ट्रेड करता रहे। उस शेयर की आप लिमिट देख लें, अगर 5 साल की उसकी लिमिट देखें, शेयर 2-2.5 हजार पे जरूर गया होगा। ये देखें, ये शेयर 1400 तक गया हुआ है, यहाँ पे ये शेयर देखें 1500 तक गया हुआ है। 3 साल पे देखें ये शेयर कहाँ तक गया हुआ है मैक्सिमम, ये देख लें 1400 पे ये शेयर गया हुआ है। और अब शेयर की कीमत देखें, ये 900 से ऊपर नहीं जा रहा, 800 इसकी लोअर लिमिट है, और ये 900 को क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये 3-4 साल से ऐसी हुई पड़ी है इन बेचारों की हालत। तो बात यही कहने का मकसद है, लोगों के पास जब पैसे नहीं है, ऊपर से आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से मेरा कहने का मतलब ये, गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट जो भी चाहती है वो हालात आपके सामने है। और ये जो निगरान वजीर आजम है, उनका कसूर नहीं है। ये जो पहले हमारे पास वजीर आजम गुजर के गए हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, उनका ही कसूर है, उन्हें सब पता था, उन्होंने सब कुछ हैंडल करके रखा हुआ था। प्राइसेस प्राइसेस बढ़नी थी पेट्रोल की, हमें भी पता था, वो डील करके आए हुए थे। बिजली की कीमतें उन्होंने बढ़ानी थी, हमें उन्होंने सही नहीं बताया। हमें डॉक्टर साहब बताते रहे कि 4 रुपए बढ़ाएंगे, जबकि IMF के साथ मुआहिदा 8 रुपए का करके आए थे। तो हमें गलत बताते रहे ना कि 4 रुपए सिर्फ बढ़ेगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पागल बनाई रखा, उल्लू बनाई रखा, हमें गलत बताते रहे और खुद कुछ और करते रहे। तो बात यही है कि ये नई गवर्नमेंट है, इनका कसूर नहीं है। वो तो बेचारी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें लगा दी है, एस्टेब्लिशमेंट के सरे पे आए हुए हैं। बेशक नून लीग वाले भी गालियां दे रहे होंगे, मुझे भी दे रहे होंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी दे रहे होंगे कि ऐसा वजीर आजम लगा दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। नून लीग वाले अपना वजीर आजम लेके बैठे हुए थे, और इधर से पीपल पार्टी वाले अपना लेके बैठे हुए थे, दरमियान में हाफिज साहब ने अपना पंगा खोल दिया। तो बात यह है कि हालात ये खुद खराब कर रहे हैं। ये जो सियासी पार्टी है ना, चाहे इमरान खान हो, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई किसी का सगा नहीं होता। बहरहाल जो बेहतर होता है, मैं उसे कहता हूँ वो बेहतर है, मैं उसे प्रायोरिटी देता हूँ। खान साहब, अगर मैं कहता हूँ इमरान खान बेहतर है तो ठीक है, बेहतर है, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा बाकी सब पे। यहाँ पे दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं है। अब देखिए जी, निगरान हुकूमत जो आई है, वजीर आजम साहब उन्होंने अभी अपनी काबीना बनाना शुरू कर दी है। अब अब वो लोग अपने काबीना में शामिल कर रहे हैं, देखें क्या बनता है। अभी तो यही टाइम है, काबीना ही लगाई जाएगी। अब अभी काबीना के दौर हैं, अभी इनके भी खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे, अभी इनकी ऐशियां स्टार्ट हो जाएंगी, इनके खाने होंगे, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो PTI वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है जी, शहरियार अफरीदी हो गया, उनको रहा करने का हुक्म दिया है अदालत ने। और इसके अलावा एक और हमारे पास मोहतरमा थी PTI की, उनको भी रहा करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने स्पेशली IG पंजाब को बोला है, IG इस्लामाबाद को सॉरी बोला है कि अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। वैसे शहरियार अफरीदी बेचारे पे कोई पर्चा बनता नहीं है, हमें जबरदस्ती बेचारे को रोल के रखा हुआ है, जलील कर करके, मार मार के बेचारे को। कोई नहीं, PTI वाले आ गए हुकूमत में तो बदले जरूर लेंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। तो नून लीग को तो वैसे ही बेचारी को खत्म कर दिया। नून लीग अब वही वही अब नंगी वीडियो बनाए और बस हंगामा करें। मरियम मरियम का वही काम रह गया, और तो कोई नहीं रह गया। ये मेरा पॉलिटिकल आइडिया, आप कुछ लोग भी कह सकते हैं। बहरहाल जो हकीकत है वो तो है, PTI वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नून लीग वाले तो हमेशा से जाने पहचाने जाते हैं, इस लिहाज से गुंडे हैं। तो अब इन बेचारों को जलील किया जा रहा है। PTI वालों ने भी किया था, लेकिन ऐसा जलील नहीं किया था जैसा ये कर रहे हैं। कुछ केस में जलील करें, कुछ सच्चाई में करें। अगली न्यूज पे चलते हैं जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन।
मुस्बत मुझे तो आज तो की मुस्बत नहीं लग रहा, ये कल की न्यूज़ है। तो आज तो मेरे ख्याल में नेगेटिव ही रहा है। आज जब मार्केट ने आपके पास इतने पॉइंट डाउन कर दिए हैं, तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि मुस्बत है। चले, मुस्बत हो सकता है एक एक तरीके से, अगर ये मार्केट 46,000 पे आ जाए तो फिर मुस्बत है। 46,000 पे आए, फिर हमें 10-15 दिन एंजॉय करवाए, 10-15 दिन फिर 48,000 तक जाने में लगाए, फिर लोग डेली एंजॉय करेंगे मार्केट को। अभी तो 449 पॉइंट डाउन कर दिए है ना, अभी तो वॉल्यूम भी हमारा रोल के रख दिया है। तो चलते हैं जरा KSE 100 पे। तो पहले KSE 100 को जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ शेयर हैं जिन पे आज वॉल्यूम पड़ा है। मैं पहले भी रोज ही डिस्कस करता रहता हूँ वॉल्यूम वाले शेयर को, तो आज जरा उनको दोबारा डिस्कस कर देंगे, किस पे वॉल्यूम पड़ा है और किस वजह से पड़ा है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। बाकी तो डेली की आपसे डिस्कशन होती रहती है। मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कम ही जा रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट ना जरा गिर आए पहले नीचे, मार्केट एक सपोर्ट पे आ जाए। मैं उसके बाद आपको बताता रहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस आप कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे ना ही करें। तो बात करते हैं जरा KSE 100 की। अगर देखें, आज मार्केट ने आपके पास से 400 450 पॉइंट लूज कर दिए हैं। हमारे पास रेड कैंडल पड़ी है। अब मसला यह है कि यहाँ पे टेक्निकली कोई चीज काम नहीं कर रही है। टेक्निकली अगर रेड कैंडल पड़ी है ना, ये अब देखें, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास रेड कैंडल पड़ी है, तो कल तो होना तो ये चाहिए कि ये जो रेड कैंडल है हमारे पास इनगल्फिंग पैटर्न है, ये इतनी तगड़ी कैंडल है कि ये अब दोबारा मार्केट को नीचे की तरफ ले जाए। कल मार्केट में दोबारा 500-600 पॉइंट, 1000 पॉइंट निकाल दे, फिर तो बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि करंटली ये जो रिपोर्ट आ रही है, कल सवेरे एंग्रो की रिपोर्ट आ जाएगी। ये अब देखें ना, ये जो कैंडल पड़ी है, इस कैंडल का मकसद बनता है कि मार्केट को दोबारा इस लेवल तक ले आए, 47,000 से नीचे ले आए, लेकिन मार्केट लेके नहीं आ रही। वजह क्या है, आपके पास ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो जब तक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, कुछ ज्यादा नहीं कह सकते मार्केट के बारे में। मजीद मार्केट ऐसी साइडवेज चलती रहेगी, एक दिन ऊपर जाती है, एक दिन नीचे जाती है। मैंने खुद कहा हुआ है कि आपको मार्केट साइडवेज चल रही है। मेरा तो टारगेट 49,000 का, 49,000 को टच करे, ठीक है, बेहतर है। अभी जो आपने जो भी ट्रेड लेनी है, आप शेयर की सपोर्ट पे लेंगे, आप KSE 100 की सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लेंगे, और स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। आपने कोई भी शेयर लेना है, आज एक शेयर मेरे जहन में आया था, मैंने देखा है आज, और पावर सीमेंट। पावर, अब मैं सीमेंट के बारे में आपको ये बता दूं कि सीमेंट की जो प्राइसेस है ना, उन पे आज थोड़ा इंक्रीज आया है, तो सीमेंट की प्राइसेस थोड़ी बहुत गिरेंगी। लेकिन आप बाइंग बना लें सीमेंट में, कोई बात नहीं, अच्छा सेक्टर है, चलता है। और पाकिस्तान में सिर्फ बिल्डिंगें ही तो बन रही हैं, और क्या बन रहा है? जिसके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है, एक दुकान खोल के बैठ जाता है, एक बिल्डिंग बना लेता है, हॉस्टल बना लेता है। तो यही तो पाकिस्तान में चल रहा है अभी। बिजनेस कारोबारी लोग कम हो गए हैं, लोगों को कारोबार करना नहीं आता या क्या, बस एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो वापस आते हैं जी जरा शेयर पे। अगर पावर सीमेंट को देखें ना, तो इसने जो लो दिया था हमारे पास 3.84 का दिया था, वो इसने दिया था जून में, जून 22 को, और अब अगस्त का महीना आ गया, अब इसने दोबारा 3.91 पे आ गया है, और ये शेयर मैक्सिमम गया था 4.38 पे। तो अभी मेरे ख्याल में अच्छा मौका शेयर को बाय करने का, अगर मजीद नीचे की तरफ जाता है। मैंने तो आज कुछ लोगों को रिकमेंड कर दिया था ग्रुप में, मैंने कहा बाय कर लो यार, अगर आप करते हो तो आपकी मर्जी, नहीं करते हो तब भी आपकी मर्जी। अगर मैं खुद नुकसान खाऊंगा तो आप खाते हैं तो आपकी मर्जी, आप खाएं या ना खाएं, मुझे तो बेहतर लगा है, मैंने तब इस शेयर में ट्रेड लिया है। आगे आपकी मर्जी, आप ट्रेड लेना चाहें ना लेना चाहें। वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम ना होने के बराबर है, 2-3 शेयर चले हैं। बाकी इंडिकेटर भी देख ही लेते हैं चलते चलते। इंडिकेटर क्या कहते हैं? इंडिकेटर कुछ ही नहीं कहेंगे करंटली। इंडिकेटर देखें, आज फिर दोबारा नीचे आ गया, उसी लेवल पे आ गया 64 पे। मैंने कल आपको ये सजेस्ट किया था, ये एक लाइन में ही चल रहा है। अब एक्सपेक्टेड है कल दोबारा ऊपर चला जाएगा, अगर कोई रिपोर्ट अच्छी आ गई, एंग्रो वालों ने 10-15 का डिविडेंड दे दिया, तो फिर तो एंग्रो का फर्टिलाइजर सेक्टर दोबारा उठा के ले जाएगा। देखें कल क्या बनता है। एक्सपेक्टेड तो है 10-15 का दे दें, 10 का डिविडेंड दे दें, बहुत है। अभी देखें ये दोबारा आ गया 65 के लेवल पे, अब दोबारा गेन करेगा, दोबारा 70 को टच करेगा, फिर नीचे आएगा। तो एक साइड में चल रही है सिचुएशन, कोई ज्यादा मजीद नहीं है इस मार्केट में। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, अलबत्ता देख लें, कुछ शेयर को देख लेते हैं। आप कहते हैं तो मैं इसलिए शेयर को डिस्कस कर लेता हूँ कि ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप ट्रेड ले लें ना लें। तो के इलेक्ट्रिक देखें, के इलेक्ट्रिक के बारे में कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि के इलेक्ट्रिक आपको अप देगा। कैंडल तो हमारे पास अच्छी नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल आज इसने अप दिया है। तो वही बात है, भारी भरकम जब आपके शेयर नहीं चलेंगे तो ऐसा ही होगा। इस शेयर ने आज अप दिया आपके पास तकरीबन 2.45। मैंने कल आपको बता दिया था 2.41, उसके बाद 45, देन 50। 2.45 पे अगर आपने वॉल्यूम निकाल दिया तो अच्छा है, बाय करके शुरू में स्टार्टिंग में ही आज आपने, अगर आपने यहाँ पे आज बाय कर लिया था ना, इस जगह से स्टार्टिंग हुई है 2.29, आपने अगर 2.29 से बाय करके 2.45 पे निकाल दिया तो बेहतर है। लेकिन करंटली देख लें, ये शेयर अब दोबारा करेक्शन की तरफ आ रहा है। आज इसने डाउन टर्न लिया है, अब ये एक्सपेक्टेड है कि दोबारा अगर ये कहाँ से टर्न लेता है, अब दोबारा करेक्शन है इसकी। देखिए वॉल्यूम अच्छा था शेयर पे, वॉल्यूम बेहतर था, 18 मिलियन का वॉल्यूम था शेयर में, इसी ने तो आज 19 या 3 मिलियन का वॉल्यूम था, इसी ने तो आज मार्केट को चलाया है।
और किसी शेयर ने आपकी मार्केट को नहीं चलाया। तो एक्सपेक्टेड है कि जब थोड़ा सा यहाँ से डाउन टर्न लेता है तो ठीक है, अच्छी बात है, करेक्शन करे। मैं तो शेयर के हक में नहीं था कि ये शेयर आप बाय करें। तो कल मैंने कह दिया था कि अगर आपने बाय करना है तो अपनी मर्जी से लीजिएगा, मैं शेयर में रिकमेंडेशन नहीं कर रहा किसी को, लेकिन टेक्निकली मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था कि शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो टेक्निकली आज गया भी है, लेकिन भारी भरकम जब भी आपके जो तगड़े शेयर है ना वो नहीं चलेंगे तो ऐसा ही होगा, आपकी मार्केट नीचे ही जाएगी। और डिविडेंड के दिन चल रहे हैं, आपको ये चीज पहले दिन में नजर आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको रोज ही कहता हूँ कि डिविडेंड के दिन चल रहे हैं, तो हर चीज डिविडेंड की बेस पे चल रही है यार। डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, शेयर चल रहा है। डिविडेंड नहीं मिल रहा तो शेयर नहीं चल रहा। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत ये अप डाउन देता है तो ठीक है, उसके बाद आप बाइंग लेवल बनाइएगा, लेकिन 2 के लेवल तक बाइंग लेवल बनाइएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं बनती बाइंग लेवल। 2.45 या 2.10 के लेवल पे, तो मैं तो इस लेवल पे भी बाइंग लेवल कहा था ना बनाए, 2.10 से भी वेट करें जरा, 2 के लेवल पे आए, अच्छा वॉल्यूम बनेगा, फिर अच्छी ट्रेड बनेगी। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड मैंने कल ही आपको सजेस्ट कर दिया था कि इसका जो टारगेट है वो 16-17 की तरफ जा रहा है। हालात तो कंपनी के इतने अच्छे नहीं है, लेकिन चले, देता है, गेंद दे रहा है, सट्टा लग रहा है, जुआ लग रहा है, एंजॉय करें। ऐसे स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 3 कैंडल हमारे पास इसने ऊपर डाल दिया, प्लस की 3 कैंडल डाल दी है, और अब देखें ये पहुंच गया है शेयर तकरीबन हमारे पास 15.14 पे। नेक्स्ट टारगेट कल 16 का है, एक्सपेक्टेड है कल दोबारा इंक्रीज होगा। आरएसआई देखें इसकी, आरएसआई इसकी चली गई है जी 72.7 पे, तो 72 की आरएसआई है। आरएसआई अब जाने दे 80 तक, तो अब शेयर पे इतना वॉल्यूम पड़ा है इतने दिनों बाद, मेरे ख्याल में कोई 2-3 साल में इतना वॉल्यूम में शेयर पे नहीं पड़ा होगा जितना इन दिनों में पड़ रहा है, जितना 2 दिनों में लगातार वॉल्यूम पड़ा है। आप पीछे देख लें, ये शेयर में इतना कहीं भी वॉल्यूम नहीं पड़ा। ये मैं आ गया हूँ जनवरी पे आ गया हूँ, तो इस महीने इस साल में तो नहीं पड़ा, 8 माह गुजर गए। ये इससे पहले एक वॉल्यूम पड़ा था 10 मिलियन का, तो जब ऊपर से ज्यादा ऊपर गया था शेयर, तो अब मजीद एक्सपेक्टेड कोई नहीं है शेयर में। तो अब अगर मजीद 17 तक जाता है तो ठीक है, 16-17 के टारगेट तक आप निकाल दें। कल अगर थोड़ा ऊपर जाता है 16 पे तो 50% निकाल दें, 17 पे जाता है तो मजीद निकाल दें, नहीं तो 16.5 पे आप मजीद 50% भी एग्जिट ले लीजिएगा। तो मजीद टेक्निकली कुछ डिस्कस करने में नहीं है, शेयर ऊपर चढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में घुसेंगे तो फिर शेयर में फंस जाएंगे, फिर शेयर में अगर फंस गए तो फिर आप पूरी जिंदगी कहेंगे कि यार शेयर में फंस गए, आप क्या किया जाए। अब शेयर से निकलते निकलते ही आपको टाइम लग जाएगा। ओजीडीसी को देख लें, तो ओजीडीसी को अगर देखें, ओजीडीसी ने आज दोबारा कैंडल डाल दी है, ओजीडीसी अब इस लेवल पे आ गया। ओजीडीसी ने अलबत्ता अपनी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, 97 के लेवल को अगर ब्रेक कर जाता तो फिर मजीद ये लेवल आ जाता। तो अभी करेक्शन ले रहा है, डाउन ट्रेंड है, मजीद अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, ये 2-3 रुपए अगर गिरता है ना तो वॉल्यूम की बेस पे ये शेयर ऊपर चला जाता है। आज भी 10 मिलियन वॉल्यूम था, तो कल एक्सपेक्टेड जो ओवरऑल ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउन की तरफ है, लेकिन ये अपवर्ड अगर कोई करेक्शन लेता है तो वो अलग बात है। अपवर्ड कलेक्शन ले सकता है, वजह ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखे ना, अब ये डाउन हुआ है, यहाँ पे भी डाउन हुआ था, अगले दिन इसने गेन कर लिया था। ये देखें, यहाँ पे देखें, अगले दिन डाउन रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा है, अगले दिन अप हुआ, दोबारा वॉल्यूम पड़ गया, यहाँ पे अब दोबारा डाउन हुआ है, दोबारा डाउन हुआ है। अब अगले दिन थोड़ा बहुत इंक्रीज ले सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए जरा होल्ड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए जरा नीचे आने दें। अगर आपने 105 110 पे ये शेयर बाय करके रखा हुआ है, 105 पे आपकी गलती है ना यार, यहाँ पे शेयर आपने क्यों नहीं बाय किया, यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया। कम से कम आप 60-70, कम से कम 70-75-80 का लेवल तो रखें ना यार, ज़हन में 80 का लेवल ही रख लें। अब 98 पे तो कोई लेवल नहीं बनता बाइंग का, सट्टा लगाना है, अगर आपने रिस्क लेना है तो फिर आप जरूर लें। अगला शेयर है जी हमारे पास WTL। WTL मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ बाइंग लेवल पे, बाइंग लेवल पे आ गया WTL, आप देख लें, बाइंग करना चाहें इसमें जरूर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि WTL में बाइंग लेवल बनता है। WTL आज दोबारा देख लें, रेड कैंडल पड़ी है, यही इसी लेवल पे मूव कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये देखें आज फिर से वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, 6-7-8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। अब दोबारा एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, 1.15 इस लेवल को जिस दिन ब्रेक कर गया तो फिर नीचे जाएगा, उस लेवल पे वॉल्यूम बहुत पड़ेगा, 40-50-60 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाएगा आराम से, अगर इस शेयर पे इस जगह पे ये शेयर आ गया। लेकिन इस शेयर पे करंटली आ नहीं रहा है, 1.15 पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग 1.15 पे बाय कर लीजिए, 1.20 पे बाय कर लीजिए। एक्सपेक्टेड है ये शेयर अब दोबारा आपने इस लेवल की तरफ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। अगर आप RSI को देखें ना, RSI यहाँ से मूव आप ले सकती है। RSI इसकी पहले भी RSI को अगर प्रीवियसली देखें ना कहाँ से मूव लिया है, RSI ने यहीं से मूव लिया हुआ है, इसकी एक लाइन बन रही है, वो मैंने कल भी आपको ड्रा करके दी थी। यार आज की वीडियो जरा लंबी हो गई है कि आज सिर्फ और सिर्फ न्यूज ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर में आपको ज्यादा नहीं सजेस्ट कर रहा। यहाँ पे देखें RSI ने यहाँ से अप ट्रेंड लेना चाहिए, यहाँ से अप ट्रेंड लिया था, पहले भी यहाँ से अप ट्रेंड लिया था, RSI ने यहीं से अप ट्रेंड लिया था। RSI एक्सपेक्टेड है अब अप ट्रेंड लेगी, मुझे नहीं लग रहा कि मजीद डाउनवर्ड आएगी, तो WTL का आप टारगेट रख लीजिएगा, अब 1.40 की तरफ जाएगा,
1.40 नहीं तो कम से कम आप 1.35 तक तो रखें ना जेन में, ये टारगेट तो जेन में रखें ना आप। मजीद ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में ये शेयर जाएगा। आगे आपकी मर्जी, आप ट्रेड लेना चाहें ना लेना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। मजीद एक शेयर को और देख लेते हैं जी, तो सी एनर्जी को देख लेते हैं जी। सी एनर्जी मैंने आपको कल भी सजेस्ट कर दिया था कि यार सी एनर्जी में भी आप ट्रेड ना लें, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है शेयर में, लेकिन आप वेट कीजिए ना जरा। अब रिफाइनरी के लिहाज से अच्छी न्यूज नहीं आ रही, आप रिफाइनरी में क्यों घुसना चाह रहे हैं मुझे ये बताएं। जब न्यूज अच्छी नहीं आ रही, जब न्यूज अच्छी आएगी तो आप ले लीजिएगा, तब तक बाय लेवल बन जाएगा ना आपका। लगातार ये आपको कैंडल दे चुका है, आज फिर इस जगह पे गिर गया है। अब मजीद एक्सपेक्टेड है कि ये डाउनवर्ड आएगा। अगर इसका देखा जाए ना इसने अपवर्ड कहाँ से ले सकता है, तो मेरे ख्याल में इसका अच्छा लेवल है यहाँ से ये अपवर्ड ले सकता है बिल्कुल अपनी बेस से। अगर ये अपवर्ड टर्न लेता है तो अच्छी बात है। इससे पहले भी देख लेते हैं कि इसने अप ट्रेंड कहाँ से लिया हुआ है। तो अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन जरा वेट कीजिएगा ना। एक तो सबर नहीं करते आप लोग, सबर का फल मीठा होता है। यहाँ से भी अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है इस लेवल से। ये बेसिकली एक रीजन बता रहा हूँ, इस रीजन से अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। तो मजीद थोड़ा डिक्रीज होता है तो ठीक है, आप फिर उसके बाद अप ट्रेंड का सोचिएगा ना। इतना जल्दी आप क्या सोच रहे हैं। ये देखिए मजीद 3.20 थ्रू पे आता है, ये एक लेवल बना लें। मैं जरा इसे थोड़ा पतला कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये देख लें इस लेवल पे आता है, या फिर मजीद आपको इस लेवल पे आता है। ये 3-4 लेवल देख लीजिएगा ना जेन में, इन लेवल पे ट्रेड बनती है। मजीद अगर इस लेवल पे भी, जो अभी जिस लेवल पे है ना, इस लेवल पे भी ट्रेड नहीं बनती। जरा वेट कीजिए यार, 4 से तो गिरा है, 4 से गिरा है, अभी तक 60-70 पैसे गेन ड्रॉप किए हैं। तो इंक्रीज इसने कहां से लिया था वो भी देख लें। 2.84 थी तो इसने गेन लिया था, तो कम से कम अब 3 के करीब तो आने देना, फिर उसके बाद ट्रेड बनाइएगा। और आरएसआई अभी नीचे की तरफ आ रही है, जरा आरएसआई को नीचे की तरफ आने दें, ट्रेड बनेगी आपकी। इतना आप जरा सबर कीजिएगा, सबर का फल मीठा होता है। एक तो सबर जब आपसे नहीं होता तो आप लाश ही खाते हैं, फिर महंगे शेयर के फिर लेके शेयर में फंस जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब सर से कैसे निकला जाए। तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको तंज नहीं कर रहा, टांट नहीं कर रहा, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरा मकसद ही यही है, आपको सिखाऊं समझाऊं कोई चीज। जो चीज मैं खुद, ना तो मैं उस्ताद हूं ना मैं कोई गुरु हूं, मैं जो चीज खुद सीखता हूँ डेली बेस पे मैं आपको सिखा देता हूँ। अक्सर ग्रुप में भाई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो मुझे भी नहीं पता होते, मैं उन्हें कहता हूँ सर मुझे नहीं पता, मैं आपको किसी से कंफर्म करके बताता हूँ। तो यही चीज है कि आप जरा सीखने की कोशिश किया करें। इसके अलावा टीपीएलपी को देख लें। टीपीएलपी अच्छा शेयर है, मैंने तो एक्सपेक्टेड था कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसी है कि मार्केट जब डाउन दे देती है, भारी भरकम शेयर नहीं चलेंगे तो शेयर कैसे चलेगा आपका। तो अभी भी इसका अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं है शेयर में अभी करंटली। अगर करेक्शन लेता है ना शेयर, तो इतनी ज्यादा करेक्शन भी नहीं लेगा। अगर शेयर यहाँ से जब वापस आया था तो इसका मतलब ये था कि शेयर का अप ट्रेंड वीक है। शेयर करेक्शन एक तो इस जगह से ले सकता है, इस लेवल से करेक्शन ले सकता है, और इसके अलावा शेयर करेक्शन अपने इस लेवल से भी ले सकता है। यहाँ से थोड़ी बहुत अप ट्रेंड की करेक्शन ले सकता है। इसके अलावा एक और शेयर यहाँ से भी करेक्शन ले सकता है इस लेवल से। ये 3 लेवल है आरएसआई के। करंटली तो शेयर इतना डाउन ट्रेंड ही, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड बहुत आहिस्ता से चल रहा है, स्लो से चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा होता है। ये देखें यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ गया है और स्लोप में गया है। अभी यहाँ पे बेशक आप एक स्लोप बना लीजिए। इस शेयर यहाँ से अगर ये शेयर नीचे आता गया, आप शेयर से ट्रेड लेना बंद कर दीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। ये आप एक लाइन यहाँ पे लगा लें, ट्रेंड लाइन। इस शेयर ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप इस शेयर से निकल आइएगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपके पास है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को जब ट्रेंड लाइन का असूल क्या होता है, कम से कम 3 शेडो या 3 कैंडल ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। एक ये टच कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है, 3 कैंडल कर रही है, ये चौथी भी कर रही है। तो ये अब इसी लाइन में मूव कर रहा है। देखें यहाँ कैंडल पड़ी है, फिर डाउन आया, फिर पड़ी है हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसी तरह मूव कर, अब 2 रेड कैंडल पड़ रही है ना, कल अगर एक और पड़ जाती है तो कोई बात नहीं है, छोड़ हल्का सी पड़ेगी, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। और आरएसआई भी यही सजेस्ट कर रहा है कि मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत स्लोली जा रहा है। लेकिन ये जो इसकी पीक थी ना, इस पीक को बनाने में ना, ये जो पीक इसकी लगी थी 14.30 की, इस पीक को बनाने में जरा टाइम ले रहा है, और कुछ भी नहीं है शेयर में मजीद इतना। पीपीएल को दोबारा देख लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि पीपीएल जो शेयर है, इसने आपको अगर ये 68 से 70 के दरमियान आता है, बाइंग लेवल बना लीजिएगा। अभी देखिए कैंडल दोनों एक जैसी पड़ी है, कुछ खास नहीं है शेयर में। अब मजीद एक्सपेक्टेड है कि अगर ये शेयर अगर अप ट्रेंड ले सकता है ना, एक तो अगर कोई न्यूज अच्छी आ जाए, वो तो न्यूज पे डिपेंड करता है। अगर शेयर अप ट्रेंड लेना चाहे ना, तो ये लेवल बन रहा है शेयर का, आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इस लेवल से अप ट्रेंड ले सकता है। इस लेवल से आज तक इसने अप ट्रेंड कभी लिया ही नहीं है, लेकिन करंटली यहाँ से ये करेक्शन ले रहा है। तो एक्सपेक्टेड है ये शेयर अगर डाउन होता भी है तो इस लेवल तक आएगा,
मजीद अगर कल 2-3 रुपए का डाउन देता है तो अच्छी बात है, आपका बाइंग लेवल बन जाएगा डे ट्रेडिंग के लिए। आप 68 के लेवल पे आता है, 68 से 70 के दरमियान आता है, 68 से 70 के दरमियान आप बाइंग लेवल बना लीजिएगा इस शेयर में, कोई बात नहीं। अच्छा शेयर है, भारी भरकम शेयर है। ऐसे यही तो बात है, पीपीएल नहीं चलेगा, ओजीडीसी नहीं चलेगा, शेल नहीं चलेगा, आपका एंग्रो नहीं चलेगा, तो आपकी मार्केट डाउन ही आएगी। और आगे से फिर रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं मिल रही हैं कि बंदा कहे कि मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए लाजमी। तो मैं तो 49,000 को टच करवाना चाहता हूं अभी भी, लेकिन मार्केट की जो न्यूज है ना वो नहीं सपोर्ट कर रही है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आज अच्छी आ जाती ना, डिविडेंड लग जाते ना आज 3-4 अच्छे, तो शेयर खुद ब खुद आपको देख लेते आज कैसे 300-400 पॉइंट ऐड हो जाते, 49,000 क्रॉस कर जाती मार्केट। सिल्क को देख लें, अच्छा शेयर है सिल्क भी, डे ट्रेडिंग के लिए आप बाय कर लिया करें, बेशक शार्ट ट्रेडिंग के लिए करें, अच्छा गेन दे जाता है। 3-4-5 पैसे का रोज डिफरेंस होता है इसके अंदर, 0.05 का डिफरेंस देता है डेली, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि डिफरेंस दे शेयर आपको ताकि बाइंग लेवल बने। तो सिल्क जरा आ गया जी, ओपन हो गया। अगर इसे देखें 1 2 3 4 5 5 कैंडल लगातार बढ़ गई हैं, लेकिन एक और चीज आप जरूर देखिएगा, मैं आपको ड्रा करके दे रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं ड्रा करके दे रहा हूँ लाइन के ऊपर। ये देखें, इस कैंडल ने इस कैंडल को अभी ड्रॉप नहीं किया है। अब देखें ये एक जो शेप बन रही है, देखें ये यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ये बेसिकली एक स्लोप बन रही है इसकी। अब स्लोप एक्सपेक्टेड है कि कल अगर ग्रीन कैंडल पड़ती है तो फिर यहाँ पे मिड में जाके पीक पे पड़ेगा और फिर 1.7 1.10 तक जाएगा। यहाँ पे देखें इसने एक ये शेडो पड़ी है इसकी, 1.15 तक भी पड़ी थी, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कल दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ सकती है शेयर में। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम शेयर पे आज भी अच्छा था, तो एक्सपेक्टेड है शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। ये शेयर कहाँ से कम बैक लिया हुआ है इसने, आरएसआई को अगर देखें तो इसने यहाँ से 35 से अप ट्रेंड इसने लिया हुआ है। मजीद अगर देखा जाए तो इसने यहाँ से हल्का सा करेक्शन ली हुई थी, यहाँ से भी अप ट्रेंड लेता है और यहाँ से लेता है। अब ये जोन है, अब इस जोन पे आ गए, इस जोन से उम्मीद है कि ये शेयर अब सिल्क ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि ये अपने 1.10 की तरफ तो जाएगा। 1.10 की तरफ जाए ना जाए तो मैं आपको ट्राई कर देता हूँ यार, इतना वीडियो लंबी हो गई है तो जरा आप देख ही लीजिएगा। आप जहां तक इतनी लंबी वीडियो बना दी है, थोड़ी और सही। ये देखिए 1.6 तक जा सकता है, कोई शक नहीं है इसमें। उसके बाद ये जो एरिया है ना 1.10 का जो है ना जोन, यहाँ तक जा सकता है। 106 से लेकर 110 तक का जो जोन है ना, इसमें अगर जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, आगे आपकी मर्जी, आप बाय करना चाहें ना चाहें। मैं टेक्निकली कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। टेक्निकली आप रोज कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं तो अच्छी बात है यार, मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग सीखें। मेरा तो मकसद ही है सिखाने का। कोई लोग मुझे कहते हैं यार वीडियो लंबी बना देते हो, मैं कहता हूँ यार वीडियो लंबी बन रही है कोई बात नहीं, लोग सीखेंगे, देखने वाले देखेंगे मुझे, और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कोई वीडियो देखे ना देखे यार। जिनमें से अगर 10 बंदे भी देख रहे हैं तो 10 बंदे तो सीखेंगे ना। सिल्क की बात हो गई है, शेल की बात कर लेते हैं। और इसके बाद स्टील का जो है ना हमारा सेक्टर है, उसके बारे में भी जरा बात करेंगे आज। उसके बारे में भी एक न्यूज है, तो उस पर भी जरा डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो शेल को जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डिविडेंड तो आज शेल वालों ने कोई नहीं दिया जी, तो एक्सपेक्टेड था यार कुछ दे दिया करें तो अच्छा ही भला होगा, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, डे ट्रेडर आएंगे, शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है डिविडेंड से। अब देख लें एंग्रो जैसी कंपनी है, ईपीसीएल जैसी कंपनी है, 40 से 45 के दरमियान मूव कर रही है, लेकिन डाउन नहीं जा रही मजीद। वजह क्या है, लोगों का उनके ऊपर यकीन है, एतमाद है। ये पता नहीं जी जरा वेबसाइट का इशू आ रहा है, शेल कुछ मैं जरा इधर दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, शेल अगर ओपन होता है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ये ओपन होता है तो मैं जरा देख ही लेते हैं शेल को। मैं जरा ये चाह रहा हूँ कि वीडियो आज लंबी हो गई है, 38 मिनट की हो गई है, तो जरा 45-50 की बन जाए तो कोई बात नहीं, जरा एक्सप्लेन कर ही लें। इतनी चीजें देख ली हैं तो अब इसे भी देख ही लेते हैं। तो शेल वॉल्यूम अगर शेल पे देखें, आज अच्छा वॉल्यूम था, बेहतर वॉल्यूम था। आज डाउन ट्रेंड पड़ा है, डाउन कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल, इस वजह से तो आज जो डाउन ट्रेंड पड़ा है वो होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड है। अब जरा देख लेना कि आरएसआई क्या कहती है। पहले आरएसआई ने जब भी अप ट्रेंड लिया है, एक तो यहाँ से लिया है इस लेवल से, इसे मैं जरा रेड कर देता हूँ। और इसके अलावा आरएसआई ने जो भी अप ट्रेंड हमारे पास लिया है इस लेवल से करेक्शन लेके आरएसआई ने अप ट्रेंड लिया। अब अगर इस लेवल से उसने अप ट्रेंड नहीं लिया तो अब मजीद एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल से ले। अगर इस लेवल से ये यहाँ से अगर अप ट्रेंड लेता है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक अलग सपोर्ट भी तो बननी चाहिए ना। नेक्स्ट सपोर्ट आपकी क्या हो सकती है शेयर की, नेक्स्ट सपोर्ट 126 की हो सकती है। 126 के बाद जो सपोर्ट बनेगी ना, मेरे ख्याल में, मेरे आइडिया के लिहाज से, वो तकरीबन इस कैंडल पे बनेगी 122 पे। 122 जो का जो एरिया है ना, वहां पे आपकी सपोर्ट बनती है तगड़ी।
122 पे सपोर्ट बनेगी, फिर आप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर से। मजीद सपोर्ट बनाना चाहें 115 पे बना सकते हैं, 115 से मजीद नीचे बनाना चाहें तो ये आप यहाँ पे भी बना सकते हैं 109-10 पे। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो 122 की सपोर्ट है इससे अप ट्रेंड ले सकता है, लेकिन करंटली आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है। जब आरएसआई इस लेवल पे पहुंचेगा 38-35 के लेवल पे, फिर देखेंगे कि आरएसआई का अप ट्रेंड जब भी हल्का सा ऊपर हुआ, एक ही कैंडल ग्रीन पड़ती गई, तो इसका मतलब ये होगा कि शेल अब ऊपर की तरफ मजीद जा सकता है। अब देखें, मैं आपको अब जरा ना स्टील का भी जरा कुछ सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। एएसटीएल, अम्ब्रेली स्टील लिमिटेड, इसको भी जरा देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जो भी हमारा स्टील का सेक्टर है, स्टील की प्राइसेस बढ़ गई हैं। स्टील की प्राइसेस जब भी बढ़ेंगी तो हमारे पास डाउन ट्रेंड मिलेगा। अब ये देखें, मैं अब आपको एक चीज दोबारा दिखा दूं, आप एक चीज को क्लियर देखा करें। ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास आज, ये देखें, मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज समझा करें। मैं आपको पहले भी ये चीज समझाता हूँ। इसकी जो आरएसआई है, इसकी आरएसआई ने यहाँ पे 80 को क्रॉस नहीं किया। 80 को क्रॉस ना करने का मतलब आपको पता है कि जो हमारे पास अप ट्रेंड है वो वीक पड़ गया है, और अप ट्रेंड वीक पड़ता है मतलब ये है कि अब वो करेक्शन लेगा, या तो करेक्शन लेगा या मुकम्मल नीचे आ जाएगा। करेक्शन कहाँ से ले सकता है? करेक्शन का फेज देखें, करेक्शन यहाँ से लेगा, 48 तक आता है। अगर करेक्शन लेगा, ग्रीन कैंडल पड़ेगी तो देखी जाएगी, फिर इसके अंदर ट्रेड बन सकती है। अगर मजीद देखें तो ये करेक्शन कहाँ से ले सकता है? मजीद ये इस लेवल से ऊपर की तरफ गेन ले सकता है। मजीद ये जो लेवल बन रहा है, मैं ये भी ड्रा कर देता हूँ। मजीद लेवल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है तकरीबन 34-35 के लेवल पे। या तो 34-35 के लेवल से जाके अप ट्रेंड लेगा, तो या तो फिर आपका ये जो ऊपर 48 का लेवल है उससे भी अप ट्रेंड ले सकता है। इन दोनों लेवल को ज़हन में रखिएगा और देखिएगा कि मार्केट उस लेवल पे आकर परफॉर्म क्या कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो एक्सपेक्टेड है ना, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड है कि शेयर नीचे की तरफ आएगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाया करें यार, शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या मिलेगा? 15-20 पैसे मिलके कुछ नहीं मिलेगा। डे ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छी बात है, फिर आप जरूर लें ट्रेड। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर अब नीचे आएगा, लेकिन ये जो दो लेवल मैंने आपको बता दिए, इन दोनों लेवल को देखिएगा। अब देखिए, इस शेयर में भी एक बन रही थी हमारे पास, ट्रेंड लाइन बन रही थी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही थी, ये वाली। यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारे पास टूटी है, तो शेयर अब क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, मैं जरा इसका कलर ब्लू डार्क कर देता हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को जो ही ब्रेक किया रेड कैंडल ने, अब ये शेयर मजीद एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ आएगा। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रा करके देते हैं, वो भी ड्रा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस शेयर ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट इसकी जो एक्सपेक्टेड है वो है 20.20, यहाँ तक आएगा एक्सपेक्टेड। और मजीद डाउन किया जाए तो यहाँ पे 20 पे भी आ सकता है। इससे मजीद अगर डाउन जाया जाए तो हमारे पास 19 पॉइंट और 94 तक बन रही है, इसकी सपोर्ट बन रही है। इस लेवल तक आएगा, फिर देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। अगर आप इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखना चाहते हैं ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, तो वो मेरे भाइयों यहाँ पे बन रही है, कहीं इस लेवल पे बन रही है, 18 पे, 18.96 पे। तो जब अब स्टील की प्राइसेस कम हुई हैं, ये देखें, ये जब भी मूव करता रहा, ये थोड़ा बहुत मूव करता रहा शेयर। ये देखिए 34 की आरएसआई से जाता था और फिर 60 से वापस आ जाता था, एक ही दफा ऊपर गया है। अब देखें 70 से वापस आ गए। अब उम्मीद है कि यहाँ से अपटर्न लेगा या यहाँ से अपटर्न लेगा, तो करेक्शन जरा करने दें इसे। शेयर अगर करेक्शन करता है, 3-4 कैंडल करेक्शन करते हैं, यहाँ पे अगर इस लेवल पे आता है, 20 के लेवल पे आता है या फिर 18 के लेवल पे आता है, फिर उसके बाद इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसके बाद पीआरएल यार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीआरएल का वेट करें। पीआरएल 15 के लेवल पे बाय कीजिएगा। पीआरएल अभी बाय ना किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें यार। अगर आपको 30 पैसे मिल भी गए शेयर में, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज 45 पैसे डाउन कर दिए हैं, एक्सपेक्टेड है कि दोबारा डाउन करेगा। ये देखें, ये शेयर कहाँ से गिरा है? 18 से गिरा। मुझे लोग कह रहे थे कि पीआरएल में बाय करें बाय करें, मैं उन्हें तब से कह रहा था यार वेट करें। आज इसने ये जो सपोर्ट थी ना, ये वाली कैंडल की सपोर्ट थी, इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है। अब मजीद जो एक्सपेक्टेड टारगेट है ना, ये इंशाल्लाह इसी महीने के एंड तक आपको 15 पे ये शेयर मिल जाएगा। ये देखें, अब इसका नेक्स्ट रीजन ये है, 15.62 पे है। इस रेंज पे आता है तो जरूर बाइंग लेवल बना सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर सपोर्ट देखें, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें, तो वो इस लेवल पे बन रही है 14.25 पे। कम से कम इन दोनों लेवल के दरमियान आ ले जाए, फिर ट्रेड बनाएंगे। आरएसआई को देखें, आरएसआई कहाँ पे पहुंची हमारे पास। मैं आरएसआई से खेलना जो है ना, वो बड़ी अच्छा मुझे फील होता है आरएसआई से खेल के। आरएसआई खेलने वाली चीज है, मजा आता है आरएसआई से काम करके। आरएसआई भी पहुंच गया 34 पे। आरएसआई एक्सपेक्टेड कहाँ है? आरएसआई ने जब भी अप ट्रेंड लिया 34 के लेवल से लिया है। अब भी एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई मजीद नीचे आएगा। तो यार वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, वीडियो को देखें, आपको बेहतर आइडिया होगा, मुनाफा होगा। वीडियो को समझें, वो सीखने की कोशिश करें यार, सीखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। अब आरएसआई इस लेवल तक एक्सपेक्टेड है, आरएसआई इस लेवल पे आके अप ट्रेंड लेगा, ये मेरा आइडिया है। इस ट्रेंड से आके अगर अप ट्रेंड लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये शेयर 14 से 15 के दरमियान के लेवल पे मिल जाएगा।
और क्या चाहिए आपको यार, 14 से 15 के लेवल के दरमियान पे आपको शेयर मिल जाए। तो जरा टाइम लगेगा शेयर को गिरने में। इस हफ्ते में गिरे या ना गिरे, आपको इंशाल्लाह इस महीने अगस्त के एंड तक ये शेयर नीचे गिर जाएगा। तो जरा वेट कीजिएगा, शेयर मिलते हैं आपको प्राइसेस में। तो आज जो 10 वॉल्यूम वाले हैं मैंने उन तकरीबन सबको डिस्कस कर दिया। एलपीएल को देख लें, तो एलपीएल अभी करंटली आ गया 30 पे। एलपीएल एलपीएल को देख लें। एलपीएल में शार्ट शार्ट जो है ना डे ट्रेडिंग वाले हैं, मैं उनको एलपीएल कभी भी नहीं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि एलपीएल में जाएं। एलपीएल में घुसने की जरूरत नहीं है अल्लाह के बंदो। एलपीएल तुम्हारा इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, एलपीएल ये देखें। एलपीएल ने डिविडेंड तुम्हें जब 15 रुपए का दे दिया, अब तुम लालवीर पावर लिमिटेड में क्यों घुसना चाहते हो? इसकी एक्स डेट 21 है। 21, अब ये 20 तारीख को या 19 को जब गिरेगा ना ये शेयर, तो आप देखिएगा ये कितना बड़ा गिरेगा। अब इस शेयर की जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है ना, जहाँ पे बाइंग बनती है, अगर आप देखें सिर्फ, अब मैं ओवरऑल जो आपको बाइंग बता रहा हूँ, एक होता है नॉर्मल मूवमेंट, शेयर जिस प्राइस पे मूव कर रहा है। शेयर नॉर्मली किस प्राइस पे मूव कर रहा था? यहाँ पे 12, एक यहाँ पे इसकी 12 पे सपोर्ट बनती है, और दूसरी इसकी सपोर्ट, ये जोन बनता है इसका, ये 15 का, ये 16 का जोन है। इस जोन के दरमियान ये शेयर मूव करता रहता है। इससे पहले इस शेयर ने इतना डिविडेंड नहीं दिया, 2 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ये जो जोन है ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन कोई नहीं बनता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमने डे ट्रेडिंग करनी है शेयर में, अल्लाह के बंदो डिविडेंड के चक्कर में शेयर में ना फंसो। ये शेयर अब कम अज कम कल जो गिरेगा ना, अब 21 तारीख से पहले पहले ये शेयर आपको दिखाई दे जाएगा। ये शेयर कम अज कम इस लेवल तक गिरेगा, इकट्ठा 15 रुपए, 17-18 के लेवल तक शेयर इकट्ठा गिरेगा। एक दिन में ये से लोअर लाख लगेगा, एक दिन में नहीं लगेगा, लोअर लाख लगेगा, 3-4 दिन लगातार लोअर लाख लगेगा। तो यार फैक्ट्स को जरा ज़हन में रखा करो ना। ये देखें आरएसआई अभी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। आरएसआई इसकी इकट्ठी गिरेगी, आरएसआई इकट्ठी इसकी मुझे लगता है कि सीधी गिरेगी, और आरएसआई नीचे स्टे करेगी आके। तो आरएसआई को जरा स्टे करने दें, अभी नीचे आने दें। क्या जरूरत है ऐसे शेयर में घुसने की जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो? डिविडेंड अगर लेना है तो किसी अच्छे शेयर में टाइम पे घुसा करेंगे ना, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, इस शेयर के अंदर घुसने की। अगला शेयर है जी दोबारा पावर जनरेशन का, ALTN। कोई बात नहीं जी, अल्टर्न एनर्जी, इसे भी देख लेते हैं। आज मैंने जो 10 टॉप के शेयर थे मैं उन सारे को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अल्टर्न एनर्जी को देखें जी, अभी ये इन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। इस शेयर में मजीद कुछ नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा। कल अगर ये दोबारा थोड़ा सा ऊपर गेंद की तरफ चला जाता है तो कोई बात नहीं, शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। डिविडेंड की बेस पे गया, परफॉर्मेंस कंपनी की इतनी अच्छी नहीं है, बाल क्या करें, डिविडेंड हमारे पास सेक्टर पावर का, पावर सेक्टर हमारे पास सारे चल रहे हैं आजकल। तो ये मजीद अगर थोड़ा गेंद देता है तो कोई बात नहीं, देने दें इसे मजीद। तो मजीद गेंद देता है तो मैं अभी एंट्री इस शेयर में नहीं बनती है। अब मजीद 4 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है, बेहतर है। मजीद थोड़ा ऊपर जाता है तो गिरेगा भी सही। मजीद 19 पे अगर गया तो 4 रुपए का अगर डिविडेंड अगर पड़ा है तो कम से कम 3 रुपए गिरेगा भी तो सही ना। 19 से दोबारा ये 16 पे भी तो आएगा ना, 16.30 पे तो अब आएगा ना ये शेयर मजीद। जो इसका बाइंग का लेवल बनता है ना शेयर का, वो 14-15 ही बनता है, ये लेवल बनता है बाइंग का 13-14। ये मैं आपको ड्रा भी कर देता हूँ, ये बाइंग लेवल बनता है, ये इससे ज्यादा बाइंग लेवल कोई नहीं बनता। आप बाइंग लेवल करना चाहें आप बाइंग दरमियान में कर लें, आपकी मर्जी, मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा बाइंग करें। आगे आपकी मर्जी, मेरा काम होता है आपको सजेस्ट करना। स्टील के जो भी शेयर है ना वो सारे अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। एनएल के बारे में इतना ही। जरा मैं आपको स्टील के एक शेयर के बारे में बता दूं, फिर एयर लिंक को देख लेते हैं। एक मुगल स्टील है, मुगल भी आज दोबारा नीचे आया होगा मुझे लग रहा है। मुगल मुझे लग रहा है अब नीचे आ रहा है, तो जरा 3-4 दिन वेट करें, जरा स्टील सेक्टर को नीचे तो आने दें। अब ये इस लेवल पे आ गया 51 पे। अब मजीद एक्सपेक्टेड इसका लेवल क्या हो सकता है? आरएसआई जो है ना इसकी बाउंस बैक करती है, वो देख लें आरएसआई कहां से बाउंस बैक कर सकती है। मुगल की आरएसआई इस लेवल से बाउंस बैक कर सकती है। ये लेवल मैंने ड्रा कर दी है, इस लेवल से बाउंस बैक करेगी। इस लेवल तक बाउंस बैक करने तक ये शेयर कहां तक आ सकता है? बात ये है, ये शेयर मेरे ख्याल में ये 49 के लेवल तक आ सकता है। 49 के लेवल तक आता है तो बाइंग लेवल बनेगा। इसके अलावा मजीद अगर बाइंग लेवल बनता है तो वो इस लेवल पे बनता है 47 पे। इन 2 लेवल पे आता है तो ठीक है। अगर इस शेयर में अगर ऐसा करते हैं, इस शेयर में जरा ना आप देख लेते हैं कि कोई हमारे पास, अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें अब क्या होती है, आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार ये डाइवर्जेंस क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब डाइवर्जेंस आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें, यहां से लेकर यहां तक शेयर कहां की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब आरएसआई पे आ जाए। आरएसआई पे हमारे पास आरएसआई कहां पे चली गई है? 76 पे आ गई है। किस लेवल से वापस आई है? 80 के करीब से। 80 के करीब से हमारे पास 67 पे आ गई है। प्राइसेस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड आने वाला है और बीरिश पैटर्न आने वाला है। अब बीरिश पैटर्न आ गया ना, देखें अब ये शेयर देखें कैसा नीचे जाता है। अब इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे बाइंग कीजिएगा, इस लेवल से मजीद बाइंग ना कीजिएगा। मुगल के अलावा एक और आगा है, आगा को भी देख लें यार। आगा के पैसे वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। मैंने एक का ट्रेड ली थी इस शेयर में पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले। अच्छा शेयर, अच्छा गेंद दिया था।
तो मैंने 10 शेयर या 30 पे बाय किया था और 11.35-40 पे मैंने निकाल दिया था। तो ये देखें आगा 3 लगातार गेंद दे चुका है हमें। आगा का RSI देखिए मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात सजेस्ट कर रहा हूँ आगा के बारे में। ये देखें आगा इसी ये जो लेवल है ना आगा का, सॉरी जी मैं जरा ये ड्रा करना चाह रहा था, ओरिजेंटल लाइन ड्रा करना चाह रहा था, तो ये मुझसे जरा गलत ड्रा होगी, मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। तो आगा पे नजर रखें, आगा एक लाइन में मूव कर रहा है। ये देखें आगा का टारगेट देखें, आगा इसी रेंज तक जाता है, 66 की रेंज तक जाता है इसकी RSI, फिर वापस आ जाती है। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी यही सीन है, इस लेवल के अंदर ही मूव कर रही है इसकी RSI और हल्का सा शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है मजीद। तो शेयर अब मेरे ख्याल में अब शेयर इस लेवल तक जाएगा, थोड़ा बहुत अब दोबारा डाउन आएगा, फिर दोबारा इंक्रीज होगा। इंडिकेटर्स में अगर मैं कुछ आपको नहीं दिखाना चाहता, मैं जरा इसके अंदर डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई डाइवर्जेंस नजर आती है तो। ये देखें अब डाइवर्जेंस इस शेयर में आ रही है, डाइवर्जेंस अब इस शेयर में भी डाइवर्जेंस आने लग गई है। ये देखें ये शेयर यहाँ से गया है, इस लेवल पे ऊपर गया है, जबकि नीचे RSI में देखें, RSI में ये यहाँ पे और पीक अब हमारे पास तकरीबन यहाँ पे बन रही है। अब ये पीक मुकम्मल नहीं बनी है, पीक को अभी बनने में टाइम लगेगा, इसलिए ये अभी इसमें मुकम्मल डाइवर्जेंस नहीं कह सकता, पीक अभी बनी नहीं है अभी तक। जब ये पूरी ऐसी पीक बन जाएगी ना, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड होगा। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा और मैं कह रहा हूँ कि अभी वेट करें, इस शेयर में भी आगा अच्छा शेयर है, आपको गेंद देगा। तो मजीद किस लेवल पे बाय करना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा 10 के लेवल तक। मजीद इसकी जो तगड़ी सपोर्ट है वो यहाँ पे है, इस सपोर्ट पे भी मैं बाइंग का लेवल नहीं बनाऊंगा, मैं इस लेवल पे बाइंग का लेवल बनाना चाहूंगा 10.22 से। इस लेवल पे आता है तो मजीद बाइंग लेवल बनेगा, भी मजीद शेयर थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है कल परसों। लेकिन ये जो RSI है इस फैक्ट को भी ज़हन में जरूर रखिएगा। एक और शेयर है जी मेरे पास एयरलिंक, मैंने कल भी आपको एयरलिंक के बारे में बता दिया था, आज फिर डिस्कस कर ही लेते हैं। एयरलिंक और पावर को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, पावर सीमेंट को। अब वीडियो 55-52 मिनट की हो गई है, 52-53 मिनट की, तो ठीक है अब करते हैं 1 घंटे की। सीखना ही है तो फिर सीखें कम अज कम, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बना देता हूँ, सीखने वाले आप हैं, आप लोग सीखिएगा। अब ये देखिएगा मैं आपको एयरलिंक के बारे में ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एयरलिंक जो है ना वो एक इस रूट में मूव कर रहा है। ये देखें यहाँ से ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है। अब एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि मैं जरा ना इसके ऊपर आपको एक पैटर्न ड्रा कर देता हूँ, आप जरा वो देखिएगा ये पैटर्न क्या हो सकता है। ये जी ये पैटर्न मैंने आपको ड्रा कर दिया है, एक्सपेक्टेड है कि ये पैटर्न होगा। अब इसी पैटर्न के अंदर ये मूव कर रहा है, अगर इसी पैटर्न के अंदर ये शेयर चलता गया तो ये आप देख लें, यहाँ से दोबारा मैं इसे जरा क्लोज कर देता हूँ तो आपको समझ आएगी। यहाँ से अब दोबारा यहाँ पे डाउन आएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर दोबारा डाउन होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक ड्रा कर लीजिएगा लाइन, यहाँ पे भी मैं ये एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली इस लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है, कोई ज्यादा ऐसी मूवमेंट नहीं है इस चीज को समझने में। ये देखें इसी चीज के अंदर मूव कर रहा है, डाउन आता जा रहा है, तो मजीद डाउन जब आएगा ना यहाँ तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद इकट्ठा ये इंक्रीज लेगा। तो करंटली इसकी RSI को देखें, RSI इसकी पहुंच गई है जी हमारे पास 55 के ऊपर। RSI कहाँ तक इसकी जा सकती है, RSI अगर करेक्शन लेगी तो यहाँ पे लेगी, तो मजीद 1-2 रुपए एक्सपेक्टेड है शेयर में। अब न्यूज की बेस पे, कल तो ये शेयर न्यूज की बेस पे चला है ना, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शेयर अच्छा चला है, शेयर न्यूज की बेस पे चला है, तो कल शेयर चला है न्यूज की बेस पे। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि ये शेयर इस लेवल तक तो जाएगा ना, RSI इस लेवल तक तो जाए ना, फिर उसके बाद देखेंगे इस लेवल को अगर RSI क्रॉस करती है ना, तो फिर RSI का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। तो करेंटली इस लेवल को तो क्रॉस करे ना, अब डाउन आएगी, जरा सी उम्मीद है कि डाउन आना चाहिए, लेकिन आज जो कैंडल है वो जरा सी ऊपर पड़ी हमारे पास रेड कैंडल है, लेकिन ऊपर पड़ी है, RSI ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रही है। RSI को अब इस लेवल तक जाने दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करता है शेयर। पावर को भी डिस्कस कर लेते हैं जी। मैंने आज कुछ लोगों को कहा था पावर में बाइंग कीजिएगा, जिन्होंने बाइंग की है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की उनकी मर्जी, क्योंकि मैं एक आइडिया देता हूँ, फॉलो करना ना फॉलो करना आपकी मर्जी होती है, आपको बेहतर लगे आप फॉलो किया करें, ना लगे आप इग्नोर कर दिया करें बात को, यही समझा करें किसी ने बात की नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक को अगर देखा, सॉरी पावर को देखा जाए, तो पावर की जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस लेवल पे बन रही है, जो कि लास्ट सपोर्ट है, बिल्कुल एटलीस्ट सपोर्ट है, वो बन रही है 3.84 की। अब देखें ये शेयर इस लेवल पे आ गया है, इस लेवल को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया और ना ही इस लेवल को ब्रेक किया। अब ये जो आज का इसका लेवल था ना, ये वाला पाइवट पॉइंट, ये देखें अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता इस लेवल को, तो फिर तो बात ठीक थी, फिर ये मजीद इस लेवल तक आता। इस लेवल को आज इसने ब्रेक नहीं किया। इसकी अगर RSI को देखें, RSI अब इसकी कहाँ पे पहुंच गई है, मैं जरा इसे थोड़ा डायरेक्शन में करके आपको एक चीज बता देता हूँ,
बल्कि सॉरी मैं इस साइड पे ले लेता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि RSI हमें क्या सजेस्ट कर रही है। तो RSI इसकी देखें ना, RSI ने इसकी जब भी अप ट्रेंड लिया है इसी लेवल से लिया है, ये देखें इसी लेवल से, यहाँ से भी इसी लेवल से लिया, यहाँ से भी इसी लेवल से लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी RSI ने अप ट्रेंड इसी लेवल से लिया है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि RSI अप ट्रेंड लेगी और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसके क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सपोर्ट ही मैंने आपको ड्रा कर दिया, रेजिस्टेंस भी ड्रा कर देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला होगा 4.07 और 4.07 के बाद आपका ये वाला टारगेट होगा 4.25 एंड 4.25 के बाद अगर मजीद ये शेयर गेन देता है तो 4.30 और 4.30 के बाद अगर ये फिर दोबारा इंक्रीज गेन देता है तो ये वाला लेवल है 4.38। तो शेयर अच्छा खासा गिर गया, 30 35 40 पैसे अगर गेन देता है, छोटा शेयर है, वॉल्यूम शेयर में बेहतर था, ठीक है। आज डाउन हुआ है, लोगों ने वॉल्यूम डाला है, कल दोबारा डाउन होगा, कल दोबारा वॉल्यूम डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। शेयर जब आपको इंक्रीज देगा तो कहां तक दे सकता है, RSI के मुताबिक देखिएगा। RSI के मुताबिक शेयर आपको तकरीबन इस लेवल तक गेन दे सकता है। RSI इस लेवल पे आएगी, आप लोगों ने निकल आना है शेयर से। तो ये मेरा बेसिक एनालिसिस होता है यार। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ थोड़ा मजाक भी हो जाया करे वीडियो में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो मकसद एक ही होता है, आपको चीजें नई सिखाई जाएं। नई चीजें जो मैं खुद सीखता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी यार एक बात सुनिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। इतनी बड़ी मार्केट है, 10,000 जो इंडिविजुअल लोग मार्केट में 10 लाख इंडिविजुअल मार्केट में काम कर रहे हैं। तो 10 लाख की मूव का मुझे नहीं पता चलता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी, आप उस शेयर में ट्रेड लेना चाहें ना लेना चाहें। तो आज के लिए इतना ही जी। आज जो 10-12 वॉल्यूम थे जिन पे वॉल्यूम बढ़ा था मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो तकरीबन 57-58 मिनट की वीडियो बन गई है। आप लोग इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोगों ने मेरा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि स्विंग्स के लिहाज से, वीकली स्विंग्स के लिहाज से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। लेकिन उसके बारे में अभी सोचा है, अगर स्टार्ट करना हुआ तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जी आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।